नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आप लोगों का अपने स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की ऑफिशियल की आने के बाद में 12 से लेकर के 14 मार्च का जो समय है, ये समय वो है जिसमें आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। कुछ अभ्यर्थियों का मानना ये है कि सर बहुत सारे प्रश्न सेकंड पेपर में ऐसे हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है, और कई अभ्यर्थियों का मानना ये भी है कि सर हमें वो प्रश्न बताइए जिन पर हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। अनावश्यक आपत्ति लगाकर खर्चा लगाने में कोई सार नहीं निकलता है। अन्य एग्जामों में अपने देखते हैं कि बोर्ड मुश्किल से एक प्रश्न में बदलाव या एक प्रश्न में कोई डिलीट वगैरह वो करते हैं। ढेर सारी आपत्तियां इसके संबंध में प्राप्त होती हैं, लेकिन बोर्ड ने जो डिसीजन मान लिया वो उसी को ही मानता है। हाँ, बिल्कुल ही किसी प्रश्न पर बोर्ड को भी लगता है कि हाँ, इसका गलत आंसर की में दिया गया है, तब उसको डिलीट या बदलाव उसमें कर सकते हैं। तो पूरे पेपर में देखें ऑल ओवर तो 2 प्रश्न ही ऐसे बन सकते हैं, 2 या 3 प्रश्न जिनमें कोई डिलीट या कोई बदलाव हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कई अभ्यर्थी मेरे से पूछ रहे थे कि सर वो कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो देखिए, अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग राय होती है। कोई अभ्यर्थी है वो उस प्रश्न को सही मान रहा है और बोर्ड ने जो आंसर माना है वो उसका सही है। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप इस प्रश्न पर आपत्ति लगाइए, तो वो कई अभ्यर्थियों के फिर वो नुकसान भी होता है। तो अलग अलग राय है, अलग अलग अपना मत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी आज फ्री होने में, तो कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वो प्रश्न प्रिंट निकाल के लेके आया हूँ जिन प्रश्नों पर अपनी बात करने वाले हैं, और कुछ मैं प्रूफ भी आप लोगों के साथ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वहाँ से स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो। ठीक है। तो पहले तो आप इस प्रश्न को देखिए। भारतीय नियोजन यानी कि योजना का संस्थापक कौन था? जवाहरलाल नेहरू, RK राव। ठीक है। तो इसमें अपने देखते हैं तो आप यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की जो शिक्षण संस्थान की बुक है, जो कि अपने प्रमाणित बुक उसको मान सकते हैं, उसमें इस चीज़ को दिया है कि भारतीय नियोजन में कुछ महाशिल्पकारों में जवाहरलाल नेहरू, CP महालनोबिस और VKRV राव आदि सम्मिलित हैं। ठीक है। तो इसमें अपने जो उत्तर बोर्ड ने माना है, तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्तियों के नाम दिए हैं ये लगभग इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो अध्ययन छुट्टी अवकाश के लिए कौन पात्र है? ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जो मास्टर पेपर बोर्ड ने दिया है उसमें देख लीजिएगा कितने सीरीज पे ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो इसको अगर अपने बोर्ड ने जो आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि राजस्थान सर्विस रूल्स पार्ट 1 जो है उसमें अपने इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप गूगल पे भी इस चीज़ को सर्च करोगे, राजस्थान सर्विस रूल्स का जो पार्ट है उसमें आपको इसका विवरण जो है वो देखने को मिल सकता है। जो विभागीय ओरिजिनल पत्रावली है उसमें अपने इस चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ से अगर सबमिट करते हैं तो वो चीज़ फिर विभाग को मान्य कर लेनी पड़ती है। ठीक है। अब एक प्रश्न ये था, प्रकरण यानी केस अध्ययन लेखन के संबंध में प्रयुक्त होने वाले चरणों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए था निष्कर्ष निकालना, मुद्दे का वर्णन, आंकड़ा स्रोत की पहचान, आंकड़ा संग्रह और साक्षात्कार, केस प्रकरण का प्रारूप। इसमें बोर्ड ने बी उत्तर माना है। बी यानी कि 2, 3, 4, 1, 5। बाकी कहीं ना कहीं इसका उत्तर जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, डी भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि मुझे भी एक्चुअल में इन प्रश्नों का इतना नॉलेज है नहीं ताकि मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ों को बता सकूं। मेरे पास कुछ अभ्यर्थियों ने ये चीज़ें भेजी थी कि सर इसका है, ऐसा कुछ बन सकता है। तो आप आपत्ति लगाना चाहो तो आपके स्तर की बात है, आप लगा सकते हो। अब एक प्रश्न को आप और देख लीजिएगा। दोष पत्र निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन ए है आंतरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक रोकथाम जाँच। और अनुत्तरित प्रश्न, बोर्ड ने इसका सी आंसर माना है, यानी कि आंतरिक नियंत्रण। ठीक है। हाँ, तो आप देख लीजिएगा बोर्ड ने इसका क्या माना है, और इस हिसाब से ये कुछ प्रश्न वो मैं बता रहा हूँ जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा मेरे को भेजे गए थे, और मैंने जो प्रश्न शुरू में आपको बताया, हाँ वो प्रश्न डाउटफुल हो सकता है। इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। मैं यहाँ पर विकल्प को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। बोर्ड ने इसमें डी माना है, लेकिन कई अभ्यर्थियों का मानना यह है कि सर हम इस पर आपत्ति लगाएंगे, इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, यानी कि केवल 1 और 2। ए में लिखा हुआ है प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति CAG द्वारा निगमीकरण की तिथि से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। दूसरा विकल्प भी आप देख लेना। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं आपको अच्छे से इसका प्रूफ मिलता है प्रमाणित, तो आप इसके संबंध में भी आपत्ति लगा सकते हो। ये अच्छा प्रश्न परीक्षा में आया था। मेमोरेंडम ज्ञापन पुस्तक में किसका विवरण मिलता है? केवल बकाया परिसंपत्तियों का, केवल बकाया देयताओं का, बकाया परिसंपत्तियों अदत बकाया देयताओं दोनों का। तो इसमें बोर्ड ने डी आंसर माना है। ठीक है।
बाकी अपने इसको जब इस प्रपत्र में देखते हैं, सरकारी प्रपत्र में, तो अलाभकारी संस्थाओं के जो लेख हैं उसमें अपने इसको पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को दिया हुआ है। थोड़ा सा आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न है, इस पर भी बच्चों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कई प्रश्न वो हैं जिन पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है, आज 12 तारीख थी ना, इस वजह से। एक इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषताएँ तब व्यक्त होती है जब सूचना को वैसा ही समझा जाए जिस अर्थ में उसे भेजा गया है। तो इसमें विकल्प पढ़ने में कोई सार नहीं, प्रश्न आपको दिखा दिया। बोर्ड ने इसमें ए माना है, बाकी कई जो कोचिंग संस्थान हैं उनका कहना है, या कोई अपने एक जगह मैंने भी शायद इसका देखा था, तो इसमें कोई अलग से उत्तर निकल करके आ रहा है। आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अनावश्यक आपत्ति नहीं लगानी है, इसमें कोई सार नहीं निकलता है। आपत्तियाँ जो हैं वो रद्द हो जाती हैं, जो अनावश्यक आपत्तियाँ होती हैं वो। एक प्रश्न ये है प्रकरण, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। हाँ, एक दो प्रश्न और हैं तो मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ, फिर अपने एक दो जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी मैं बात करूँगा, जिनके मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आ चुके हैं कि सर इसके संबंध में बताइएगा। हाँ, एक ये प्रश्न अधिसंख्य यानी कि सुपर न्यूमेरी पदों के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो राजस्थान सर्विस रूल्स जो है उसमें अपने को इसको देखते हैं तो वहाँ पर इसका विवरण जो है वो दिया हुआ है। उस विवरण को पूरा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बोर्ड ने जो आंसर माना है कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी था, वित्तीय शक्तियों के तहत पोस्ट केस यानी कि गत मामला शब्द का अर्थ बनता है। तो इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं जो बोर्ड ने माना, अगर उसको अपने चैलेंज करें तो अपने इसमें देखेंगे कि जो फाइनेंस जीएफ और एआर की जो डिपार्टमेंट की जो परिपत्र है उसमें देखते हैं तो वहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो अपने को देखने को मिलता है, और उसमें कहीं ना कहीं ये पूरा निष्कर्ष निकलता है कि बोर्ड ने माना है तो कहीं ना कहीं अपने उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो मेरे पास आए पड़े हैं, सभी प्रश्नों को बता पाना भी मुश्किल होता है, सुविधा का अभाव है, समय का भी अभाव है। अब मैं कुछ 2-3 जो कमेंट आए थे उन पर बात कर लेता हूँ। कई अभ्यर्थी जो हैं उनका मानना ये है कि सर हमारा RSCIT का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर वाला, तो वो क्योंकि विज्ञप्ति जो आई उसमें ये माना था कि विज्ञप्ति से पहले का अपने पास होना चाहिए। बाकी मैंने जो पीछे ग्राम सेवक के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वीडियो का उसमें भी देखा था कि वहाँ बोर्ड ने लास्ट में ये कह दिया था, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय किसी बच्चे के पास, किसी कैंडिडेट के पास अगर दस्तावेज ओरिजिनल उपलब्ध है तो आप उसको मान्य कर लीजिए। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें कि जिनका RSCIT का जो डिप्लोमे का जो मार्कशीट है वो बाद में आई है तो वो भी उस समय मान्य हो जाएगी। आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा करके उसके साथ सबमिट कर देना है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक अभ्यर्थियों का, कईयों का मानना ये है कि सर गलती से जब फॉर्म फिल किया, पहले तो वो कहते हैं कि हमारा जो CET का पेपर हुआ उसमें हमने OBC से वो CET का जो पेपर है वो क्लियर कर लिया, हमारी कैटेगरी OBC ही है, और हमने गलती से जूनियर अकाउंटेंट में सामान्य के पदों को देखते हुए वहाँ पर सामान्य से फॉर्म फिल किया है। अब हम अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, एक बार जो फॉर्म फिल हो गया तो अब कोई परिवर्तन का मौका तो ये लोग दे नहीं रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि कैटेगरी, मुझे तो लगता है कि आप जब अब 2 गुना की कट ऑफ आएगी तो आपको चयनित किया जाएगा। सामान्य से आपने फॉर्म फिल किया तो सामान्य में ही आपको चयनित यहाँ पर किया जाएगा। हाँ, अगर आप नौकरी के दौरान आगे OBC कैटेगरी में ही होना चाहते हो तो DV के समय अपने जो स्क्रूटनी फॉर्म विभाग उपलब्ध कराता है उसमें अपने OBC भर के और एक स्टाम्प पेपर लगा सकते हैं, जिसमें अपने लिख सकते हैं कि उस समय गलती से, त्रुटिपूर्ण तरीके से हो गया या किसी प्रकार से गलती से मेरे से सामान्य कैटेगरी में भरा गया, मैं OBC का अभ्यर्थी हूँ और मैं OBC में ही रहना चाहता हूँ, तो आगे सर्विस में आपको OBC में मान लिया जाएगा। फिर भी कई अभ्यर्थी ये मानते हैं कि नहीं, हम बाई हैंड वहाँ जा करके डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप जानते हो कि अधीनस्थ बोर्ड में आप लोग कई बार गए होंगे, मैं भी कई बार गया हूँ। तो अधीनस्थ बोर्ड में अपने जाते हैं तो जैसे DV होता है तो अपने को, जब जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल रखते हैं तो वो अलग से उनका ऑफिस बना हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड के दूसरी साइड में अपने जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक बार प्रयास कर लीजिएगा। एक तो अपनी जो CET की जो OBC की है मार्कशीट वो ले जाना, एक अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना, एक स्टाम्प लिखवा के ले जाना। ठीक है, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके वहाँ पर एक बार आप जाओ और तो उनसे संशोधन करवाना चाहो तो करवा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको सामान्य कैटेगरी में ही माना जाएगा, भले ही आप OBC वर्ग के उम्मीदवार क्यों ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ पर अगर आपसे थोड़ा प्रयास करोगे, सफल हो पाते हो, वो करते हैं तो अच्छी बात है कैटेगरी वगैरह चेंज। तो मुझे तो लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऐसा कोई विकल्प अभी खुलने वाला है नहीं कि जिसके अनुसार अपने कर सके। ऑफलाइन कोई समाधान इस चीज़ का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत आपके नहीं आएगी। हाँ, कट ऑफ के संबंध में काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। कई अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर वापस कट ऑफ एक बार उसके संबंध में बताइए कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो वही है, थोड़ा बहुत नीचे तो आती है, अपने को पता ऑफिशियल आंसर की आएगी, कईयों ने सही मान रखे थे वो गलत हुए हैं, और गलत का ग्राफ जो है वो नीचे आता ही है।
जो कट ऑफ मैंने बताई वो ऑफिशियल के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को वहाँ पर बता रखी है। तो अन्य कोई जानकारी आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा लंबा सेशन नहीं ले पाई। सेशन मैं ये चाहता था कि मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँ, लेकिन आप लोगों को पहले ही मैं अवगत करा नहीं पाया इसके संबंध में, तो क्षमा चाहता हूँ। और किसी प्रकार की आपको वीडियो में त्रुटि लगे तो लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।